अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक और जंग शुरू हो गई है और इस जंग का आगाज़ जो है वो हमास ने किया है। अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आज सुबह हमास ने तमाम छोटे बड़े ग्रुप्स के साथ मिलकर यकजान होकर 5000 रॉकेट फायर किए हैं। अबू सलीम बॉर्डर क्रॉस किया है, फ़ौजी छावनी पर कब्ज़ा कर लिया है। इसराइल की हदूद के अंदर पहली दफ़ा हमास के जंगजू फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। ये मेरे ख़्याल में तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो कहाँ गया, उसके बारे में बड़ी बातें की जाती थी कि इसराइल पर तो रॉकेट फायर ही नहीं किया जा सकता, रॉकेट जाएगा तो वो वहाँ से कैच हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें उसके बारे में मशहूर थी। तेल एबब पर भी हमला हुआ है, हैफ़ा पर हमला हुआ है, एमरजेंसी नाफज कर दी गई है और एयरपोर्ट्स पर बड़ा रश देखने को मिल रहा है। इसराइल की कोई जवाबी कार्रवाई की भी खबरें आ रही हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ नासिर शिराजी साहब मौजूद हैं जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनरल तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ माहिर अमूर हैं मशरिक़ मुस्ता के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा नासिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आज हमला हुआ है, इसराइल जैसा मुल्क जिसकी इंटेलिजेंस की भी खबरें होती हैं और इसराइल को यानी सुनने सुनाने में तो ये आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो अपनी फ़ौजी क़ुव्वत के हवाले से भी और आलात के हवाले से भी, उसको ख़बर ही नहीं होती, कानो कान और हमला हो जाता है। हाँ जी, शुक्रिया। इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। और इसराइल के अंदर भी जो एक बड़ा क्वेश्चन है वो ये है, पहला क्वेश्चन ये है जिसके ऊपर अभी नेतन्याहू ने मीटिंग भी कॉल की कि क्यों हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो इस प्लान का, चूँकि ये कोई छोटा प्लान तो था नहीं, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट तो हुआ नहीं है कि किसी एक एरिया में कोई एक छोटी सी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये एक बड़ा वेल प्लान जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर मल्टीपल लेयर इन्वॉल्व थी, जिसमें मिसाइल की टीम अलग से इन्वॉल्व थी हमास की तरफ से, फिर जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो उनकी अलग से इन्वॉल्व थी, फिर जो अंदर जाके मुख्तलिफ काम करने वाले उनके जो माहिरीन हैं वो अलग से इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब ये है कि पहला फेलियर तो उनका इंटेलिजेंस और स्पाई नेटवर्क का फेलियर है कि वो ये जज ही नहीं कर सके कि इस वक्त जो है वो आखिर क्या प्लान चल रहा है, नंबर एक। नंबर दो, ये फेलियर उनका मिलिट्री फेलियर भी है, चूँकि मिलिट्री जो है वो बॉर्डर के ऊपर सबसे ज़्यादा मौजूद होती है और जो गज़ा का बॉर्डर है वो मोस्ट इंटेंसिव केयर जो है वो बॉर्डर है। फिर आपके इल्म में है कि मिलिट्री के ऊपर ये है कि बिलाखिर इतनी आसानी से कैसे फ़लस्तीनी जो है वो एंटर हो गए, और सिर्फ वो एंटर नहीं हुए, वो पूरे साजो सामान के साथ एंटर हुए। फिर उन्होंने टेक ओवर किया, उन्होंने कई मिलिट्री बेसिस टेक ओवर किए हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन टेक ओवर किए हैं, पुलिस स्टेशन, थाने और इसी तरीके से बहुत सारे मिलिट्री की इमारत हैं अहम, उनके ऊपर कब्ज़ा किया है। तो वो कैसे कर लिया है? इसका मतलब ये है कि जो हमास है उसके पास इनकी पूरी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की डिटेल थी और डिटेल में उनके पास पूरे मैप्स मौजूद थे और ये भी उन्हें पता था कि कौन सी इस वक्त टीम कहाँ पर मौजूद है इसराइली फोर्सेस की। तो तीसरे नंबर पे ज़ाहिर है कि उनका पॉलिटिकल फेलियर भी है कि वो जो समझते थे कि हम तो नाकाबिल शिकस्त हैं और पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। प्रैक्टिकली दुनिया जो है वो वेस्ट उस वक्त उनके साथ खड़े होना शुरू हुए जब वेस्ट ने ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को देखा है और वेस्ट ने देखा है कि ये तो इसराइल की अपनी बका का मसला जो है वो दरपेश हो गया। लेकिन उससे पहले वेस्ट जो है वो भी खामोश था और प्रैक्टिकली जो है इसराइल अपने एलाइज को पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर भी उस तरीके से एक्टिवेट करने में कामयाब नहीं हो सका। तो ये एक ऑल फेलियर है जिसमें इसराइल अपनी फ़ज़ाई हदूद को, जिसमें आपने आयरन डोम की तरफ इशारा किया, ये मोस्ट एक्सपेंसिव, स्टेट ऑफ द आर्ट और सबसे ज़्यादा जदीद जिसको इस वक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, वो इनके पास। इसका कंपटीटर जो है वो रशियन S-400 या S-500 है, वो शायद इससे भी बेहतर होगा लेकिन वो वेस्ट के पास तो नहीं है, वो भी फेल हो गया है। और इनकी जो मिलिट्री माइट का सिंबल है, अगर आप इनके अपने टाइटल्स उठाकर देखें तो वो मिरकावा टैंक है। मिरकावा टैंक जिसका तर्जमा ये बनता है कि ये फौलाद का पहाड़ है, जिसे नाकाबिल शिकस्त के उन्वान से उन्होंने पोर्ट्रे किया था। तो ना सिर्फ ये कि वो मिरकावा टैंक्स को टेक ओवर किया है, मिरकावा टैंक्स के अंदर से लोगों को उन्होंने फौजियों को पकड़ा है, बल्कि मिरकावा टैंक्स तबाह भी किए हैं और कुछ मिरकावा टैंक्स को वो गज़ा ले जाने में भी कामयाब हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऑल फेलियर है, ऑल लेड फेलियर है इसराइल के लिए। और इसको मैं यूँ कहूँगा कि आपने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया, इसको और करेक्ट कर देता हूँ कि पहली मरतबा हुआ है कि फ़लस्तीनी इस तरह इसराइली सरज़मीन के अंदर गए, नहीं, फ़लस्तीनी अपनी मकबूजा सरज़मीन के अंदर गए हैं। ये उन्हीं की सरज़मीन
सरजमीन थी, उन्हीं के फोर फादर की सरजमीन थी, उन्हें यहाँ से जुल्म, जबर और वेपन के बदौलत यहाँ से निकाला गया था। और आज पहली बार उन्होंने वापस आके ये मैसेज दिया है कि ये जो रिटर्न टू पैलेस्टाइन का फिनोमेना है ना, ये प्रैक्टिकली हो जाने वाला है। और फ़लस्तीन की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो आज इस लेवल के ऊपर खड़ी है कि वो अपने अवाम को ये खबर भी दे सकती है और ये खुशखबरी भी दे सकती है कि फ़लस्तीन को आज़ाद होना है। और फ़लस्तीन अच्छा, ये बताइए, अभी तक जो है ये सारी खबर आने के बाद तकरीबन 12 से 14 घंटे तो हो गए हैं सारी कार्रवाई में, अभी तक इसराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा क्या हमास ने और दीगर ग्रुप्स ने और अहले फ़लस्तीन ने किया है, क्या वो जवाबी कार्रवाई करने से भी कासिर दिखाई देता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है जस्ट टू बैलेंस द स्कोर, कि हम दिखाएं कि वी आर इन द एयर, इन द स्काई, और हम जो है ना वो हमारा मिलिट्री ऑपरेटर्स एक्टिवेट हो गया है और उसमें ज़ाहिर सिविलियन कैजुअलिटीज़ गज़ा के अंदर हुई हैं। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वो एप्रोप्रिएट, यानी जिस सतह पे उनके ऊपर हमला हुआ है फिर उसी तरह का कोई वो जवाबी वार उनकी तरफ से नजर है, वो क्यों नहीं कर सकते? वो कर नहीं सकते हैं, अभी उनकी सिचुएशन वल्नरेबल हो गई है। मैं 3 चीज़ें आपके सामने इंडिकेट करता हूँ। एक, आज से कुछ साल पहले एक इसराइली फ़ौजी एहूद गिलाद शालित, उसकी रिहाई के लिए जब वो डिटेन हो गया तो इसराइल ने वार लॉन्च की, फिर फेलियर हुआ, उसके बाद डील करनी पड़ी। उसके नतीजे में 1000 से ज़्यादा कैदियों को छोड़ना पड़ा था। उससे पहले हिजबुल्लाह ने इसराइल के 2 फ़ौजियों को पकड़ा था, उसके नतीजे में 450 वो फ़लस्तीनी जिनके ऊपर सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी उनको छोड़ना पड़ा था। तो इस वक्त तो कम अज़ कम इसराइल ने खुद एक्नॉलेज किया है कि एक गैर मुअय्यन महदूद तादाद ऐसे है जो इसराइली फ़ौजियों की है, जिनमें से बाज़ बड़े ऑफिसर्स भी हैं जो इस वक्त हमास के कब्ज़े में हैं। तो इस वक्त तो उन्हें कहीं ना कहीं टेबल पे बैठ के हमास की दी हुई टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर सुलह करनी है और उनकी लाइफ जो है वो एट थ्रेट होगी अगर इसराइल कोई ऐसा इनकर्जन करता है। और फिर दूसरी बात आप ये देखें कि फ़लस्तीनियों ने, हमास ने पहले 20 मिनट में 7 बजे ये उन्होंने स्टार्ट किया ऑपरेशन, 7:20 तक 5000 मिसाइल वो दाग चुके थे। अच्छा। उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी शो की है। एक तो मिसाइल का आर्सेनल हमारा कितना बड़ा है और दूसरा ये कि हम कितना बड़ा फायरिंग रेंज रखते हैं। और फिर फायरिंग रेंज में भी उन्होंने पूरे इसराइल को हिट किया। इसराइल के तमाम कोने हिट हो गए, तमाम बड़े शहर हिट हो गए। मसलन सबसे इंपॉर्टेंट उनका शहर अगर एटमी प्लांट के हवाले से बात करें तो वो डेमोना है, डेमोना हिट हो गया। उनका कैपिटल अहम है, कैपिटल हिट हो गया। उनके जनूब के जितने अहम बंदरगाहें हैं, हैफा है, ये सारे हिट हो गए। तो प्रैक्टिकली उन्होंने दिखा दिया कि पूरा इसराइल जो है वो वल्नरेबल है। और आपका आयरन डोम जब फेल हो गया है तो फिर आपका आयरन डोम दोबारा किसी ऐसे मिसाइल के हमले का मुकाबला कैसे कर सकेगा। अगले जो उन्होंने 3 घंटों के अंदर 2000 किए हैं, पहले 20 मिनट के अंदर उन्होंने, और अगले 2 घंटों में 3 घंटों में उन्हें करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इस वक्त उनकी ग्राउंड फोर्सेस जो है वो हमास की उतर चुकी थी। तीसरी बात यह है कि अगर ये इसको एक ऑल आउट वार में बदलने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या ख्याल है, वेस्ट बैंक खामोश रहेगा? अभी इन्होंने 2 दिन पहले दमिश्क में हमला किया है इसराइल ने और उसके नतीजे में सिविलियन की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और सीरिया जो है वो बिल्कुल बदला लेने के लिए बेताब है। और आपके इल्म में है कि सीरिया के गोलान हाइट्स जो है, ये वाला जो सीरिया बॉर्डर है, गोलान हाइट्स, ये यूनाइटेड नेशन के बकौल सीरिया का पार्ट है और हमेशा से सीरिया का रहा है, लेकिन इसराइल ने इसको इलीगली एनेक्स कर लिया है। तो वो भी इसराइल के अपने कंट्रोल के अंदर है, तो वो भी एक फ्रंट खोल सकते हैं। और हिजबुल्लाह जो है वो बिलाखर इस पूरे खित्ते में सबसे बड़ी मिलिट्री माइट उसको कहा जाता है। तो अगर ये 4 बॉर्डर खुल जाए तो क्या इसराइल एक टाइनी स्टेट एक छोटे से बॉर्डर पे एक फौज के साथ नहीं लड़ रही है, हमास के साथ लड़ रही है, जो बुनियादी तौर पे मुजाहमत की एक ऑर्गेनाइजेशन और एक ग्रोह है, जो चंद हज़ार लोगों पर मुश्तमिल एक जमात है। ये एक मुल्क नहीं है कि जिसकी एक पूरी रेगुलर फोर्स हो। अगर उसके मुकाबले में इसराइल सस्टेन नहीं कर सका तो आपका क्या ख्याल है, ये अगर बॉर्डर्स एक्सपेंड हो जाएंगे तो वो सस्टेन कर सकते हैं? अच्छा, तो इसराइल कैलकुलेट, हम थोड़ा सा माजी पर तो नहीं जाएंगे कि वहाँ पे कौन किसका साथ दे रहा था या क्या चीज़ें चल रही थी, लेकिन आज मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ रहा था। अल अरेबिया की हेडलाइंस है कि इसराइल ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली है और इस तरह की हेडलाइन उन्होंने दी है जिस पे यूँ लग रहा था कि फ़लस्तीन जो है वो शिकस्त खाता दिखाई दे रहा है, फ़लस्तीन की जो मज़ामती ग्रोह है वो। और दूसरी जानिब मैंने प्रेस टीवी की हेडलाइन पढ़ी है तो उसके वहाँ पे तो ये था कि इसराइल को तारीख़ में पहली दफ़ा इसराइल के अंदर यानी वहाँ पे मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनी दाखिल हो गए। इसके साथ साथ अल जज़ीरा को अगर हम देखते हैं तो अल जज़ीरा की हेडलाइंस में हमें कहीं ना कहीं बैलेंस दिखाई देता है, वो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, वो बैलेंस रिपोर्टिंग करते दिखाई देते हैं। ये मुख्तलिफ ममालिक के ऑफिशियल्स हैं यानी सरकारी चैनल्स हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि मुसलमानों के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं इस जंग को लेकर भी उनमें आपस में तफरीक पैदा हो गई है? इस पर कोई शक नहीं है कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स डिफरेंट हैं।
اور اس کی بنیادی وجہ ویسٹ کے ساتھ ان کے ریلیشنس ہیں، چونکہ ایک تعداد جو ہے وہ ایکنالجمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ہم پہلے سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم کنٹریز کیسے اسرائیل کو ایکنالج کر سکتے ہیں جب کہ فلسطینی جو ہے وہ اس کو ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو آن دا گراؤنڈ سن آف دا سائل ہیں ان کے ساتھ اب نیگوشیٹ کے بغیر ان کے اوپر کیسے کوئی حل مسلط کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے امریکہ نے مڈل ایسٹ پیس پلان کے نام سے، پھر بعد میں جو ہے وہ برہمک ایکارڈ کے نام سے ان کے اوپر حل جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی، تو وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ کنٹریز کے ویسٹ کے ساتھ ریلیشنس ہیں، کچھ کنٹریز جو ہیں وہ ہمیشہ سے حماس کی حمایت نہیں کرتے رہے، تو یہ لیئرز تو ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ایک مجموعی طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک یونینیمٹی بھی نظر آئے گی، ایک کامنالٹی بھی نظر آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ KSA نے بھی کہا ہے، وہ قطر نے بھی کہا ہے، وہ ایران نے بھی کہا ہے، ہر ایک نے اس جنگ میں حماس کو انیشیٹ کرنے پر قصوروار قرار نہیں دیا ہے۔ ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اسرائیل کی ہی جرائم کا نتیجہ ہے جو آج ان کو بھگتنا پڑا ہے۔ حتیٰ KSA نے بھی بالکل انہی ورڈنگ کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ پریکٹیکلی سب کی لائن جو ہے وہ اس ظلم کے جو وہاں پہ ہو رہا ہے تو وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور وہ بنیادی طور پہ اسرائیل کے مقابلے میں۔ اب اس کے اندر کون کہاں جا رہا ہے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا جو نگران وزیر اعظم ہے، جن کو مینڈیٹ تو یہ دیا گیا تو آ کے الیکشن کروائیں، لیکن وہ گزشتہ کئی مہینے جب سے وہ آئے ہیں پالیسی سٹیٹمنٹس دیتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ پالیسی جو ہماری پالیسی ہے ہی نہیں، اس بیان پر کیا کہیں گے؟ وہ آپ نے درست کہا ہے، وہ اپنے ڈومین سے بہت باہر کھیل رہے ہیں اور اپنے آپ کو کوسچن کر رہے ہیں۔ میں اگر جیسے آپ نے باقی کنٹریز کی بات کی، دیکھیں باقی کنٹریز میں کس کنٹری کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، کس کنٹری کی کوئی اس طرح کے آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ ہے؟ پاکستان میں 1937 میں سب سے پہلے مسئلہ فلسطین کے اوپر قائد اعظم نے پورے سب کانٹیننٹ میں مسئلہ فلسطین کا اعلان کیا تھا، اور یوم القدس جو ہے وہ اس پورے علاقے کے اندر منایا گیا تھا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے شروع سے فلسطین کی اس طرح سپورٹ کی کہ وہ سپورٹ ٹو اسٹیٹ تھیوری کی نہیں کی، بلکہ وہ سپورٹ کی ہے اسرائیل کے خاتمے کی سپورٹ کی ہے، فلسطین کی آزادی کی سپورٹ کی ہے۔ حتیٰ جب پاکستان بننے کے بعد پہلا انٹرویو جو ان سے رائٹرز نے لیا اور انہوں نے کوسچن کیا کہ کیا آپ کی پالیسی، چونکہ اب آپ ایک ریگولر اسٹیٹ ہیں تو وہی رہے گی، تو انہوں نے کہا وہ ان چینجڈ ہے۔ یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا کارنر سٹون ہے۔ پاکستان کا پاسپورٹ کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا پاسپورٹ یہ نہیں کہتا کہ ہم اس وقت تک یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے جب تک وہ فلسطینی اس کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی ٹو اسٹیٹ تھیوری نہیں، بلکہ ہمارا پاسپورٹ یہ کہتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے اپلیکیبل ہے، یعنی اسرائیل کو وہ لیگل اینٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں، اور اس سے ڈیویٹ کرنا، نظریہ پاکستان سے ڈیویٹ کرنا، یہ پاکستان سے ڈیویٹ کرنا ہے۔ تو میرے لیے تو یقین کریں ایک شرم کی بات بھی ہے کہ اس موقع پہ جب فلسطینیوں کو ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم ٹو نیشن تھیوری کی بات کر رہے ہیں۔ ٹو نیشن تھیوری کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کریں گے تو وہ فلسطینیوں کو تسلیم کر لیں گے، جبکہ فلسطینی یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل ڈوبتی کشتی ہے، وہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا، آپ اس کو کیوں ایکنالج کر کے اس کو مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہو؟ تو ہم بطور پاکستانی، مجھے اس پہ یقین کرے شرمندگی ہے کہ ہمارے پریمیئر نے جو سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے، اگرچہ عارضی ہے لیکن سیٹ کے اوپر تو بیٹھا ہے نا، وہ میرے ملک کو تو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا، لیکن وہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی آئیڈیالوجی اور پاکستان کے نظریے کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناصر شیرازی صاحب، بہت زیادہ ان کی گرپ ہے اور آئندہ بھی ان موضوعات پر ان سے بات کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔